Hello students, today's topic of discussion is blood। और आप जानते हैं ब्लड जो है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की विशेषता ये है कि इसकी जो मैट्रिक्स है, जो आधात्री है, वह लिक्विड होती है और इसमें कोई फाइबर नहीं पाए जाते। जैसा आप जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स, लेकिन ब्लड में वो नहीं पाए जाएंगे। बाकी सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। यह विस्कस ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है। विस्कस यानी गाढ़ा है और यह वितरण का कार्य करेगा। जैसे आप जानते हैं कि ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें प्रमुखतया यह गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करता है। ये ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाकर विभिन्न शरीर के भागों में पहुंचाता है और वहाँ से CO2 लाकर जो है लंग्स में छोड़ता है। इसी तरह से आहार नाल से यह पचे हुए अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है और वहाँ पर उसका वितरण करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हॉर्मोन्स बने हैं, उन हॉर्मोन्स को भी यह शरीर के विभिन्न टारगेट ऑर्गन्स, जो भी उस हार्मोन का जहाँ पर कार्य होता है उसको हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं, तो टारगेट ऑर्गन तक उसे पहुँचाने का कार्य करेगा। शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो अपशिष्ट बनते हैं या जो रेसिड्यूज़ बनते हैं, उनको यह लिवर, किडनी तक लेकर जाता है। तो इस तरह से इसका जो मुख्य कार्य है वह वितरण, ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का है। मानव में औसतन 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो मानव शरीर के अंदर जो एवरेज कंटेंट ऑफ द ब्लड है, अमाउंट ऑफ द ब्लड है, वह 5 लीटर्स के करीब होता है। अब रक्त का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम हीमोपायोसिस कहते हैं। हीमोपायोसिस के जो विभिन्न अंग हैं, द ऑर्गन वेयर ब्लड इज फॉर्म्ड, उसे हम कहेंगे हीमोपायोटिक ऑर्गन्स। जब भ्रूणीय अवस्था होती है तो उस समय प्लेसेंटा अपरा के अंदर उसके, यह मुख्य रूप से प्रथम 2 माह के भ्रूण में देखा जाता है। इसके बाद लिवर, यकृत, स्प्लीन यानी प्लीहा तथा थाइमस ग्रंथि के अंदर रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर यह मुख्य स्थान है। जन्म के बाद 20 वर्ष की आयु तक यह मुख्य रूप से सभी अस्थियों की अस्थि मज्जा, ऑल बोन्स हैविंग द बोन मैरो, वहाँ पर जो है रक्त कोशिकाओं का निर्माण होगा। सो वी कैन से इन ऑल बोन्स ब्लड इज फॉर्म्ड अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन 20 साल के बाद अधिकतर हड्डियों की, विशेष रूप से जो लंबी हड्डियां हैं, उनका जो मध्य भाग होता है, जिसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, जो किनारे होते हैं हड्डियों के, लंबी हड्डियों के, वो होते हैं एपीफाइसिस। तो डायाफाइसिस या हार्ड बोन या शाफ्ट में जो रेड बोन मैरो है, वह रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में चेंज हो जाती है, उसमें वसी ऊतक जमा होने लगते हैं। लेकिन जो सिरे हैं, जो एंड्स हैं, वो स्पॉन्जी हेड कहलाते हैं या एपीफाइसिस कहलाते हैं। जहाँ कैंसलस बोन होता है वहाँ पर इसका निर्माण जारी रहता है। इसके साथ साथ चपटी हड्डियों के अंदर भी 20 वर्ष की आयु के बाद रक्त बनता रहता है। जैसे चेहरे की हड्डियाँ हो गई, विशेष रूप से पसलियाँ जो है हमारी रिब्स, वहाँ पर भी रक्त कोशिकाओं का निर्माण जारी रहेगा। तो ये विभिन्न स्थान हुए जहाँ पर रक्त कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चपटी हड्डियाँ जो हैं, जो हमारी पेल्विक गर्डल है, वहाँ पर इस कोशिकाओं में स्टेम सेल है। स्टेम सेल से फिर जो अन्य कोशिकाएं विकसित हो रही है, चाहे राइथ्रोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट है, मोनोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट है तथा मेगाकैरियोसाइट्स। राइथ्रोब्लास्ट से अंततः आगे चलकर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होगा। माइलोब्लास्ट से विभिन्न जो कणिकामय WBC है, यानी कि ग्रैन्युलर WBC, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स तथा बेसोफिल्स का निर्माण होगा।
और जो मोनोब्लास्ट कोशिकाएं हैं उनसे मोनोसाइट्स, लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट्स, और मेगा कैरियोसाइट के मुकुलन से जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारे ब्लड के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका भी आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। तीन मुख्य प्रकार की रक्त कोशिकाएं हो गई, रेड ब्लड सेल्स या इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स तथा ब्लड प्लेटलेट्स। तो ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हम रक्त कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। यह रेड बोन मैरो में बनती है और इनको बनाने वाली जो सबसे प्रारंभिक कोशिकाएं हैं यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल, अविभेदित जो कोशिका है, वह स्टेम सेल निरंतर डिवाइड होकर कुछ मुख्य प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होती है, जिनसे अन्य कोशिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब हम मानव रक्त का यदि अपकेंद्रीकरण करें, सेंट्रीफ्यूजेशन करें, तो हम रक्त के विभिन्न भागों में इसको बांट सकते हैं। तो ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स मेजर कंपोनेंट when it is placed in a test tube with a substance that prevent coagulation and then spun in a centrifuge। हमने क्या किया, हमारे रक्त को लिया एक टेस्ट ट्यूब में, परख नली के अंदर, और उसमें एंटी कोआगुलेंट, प्रतिस्कंदक यानी जो रक्त के स्कंदन को रोकता है, उसको मिलाया और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज उपकरण के अंदर तेजी से घुमाया। तो इससे रक्त के विभिन्न भाग जो बटे, तीन मुख्य भाग यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ऊपर पीले रंग का प्लाज्मा है जो रक्त का लगभग 55% भाग बना रहा है। द अपर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। आप देख रहे हैं इसका रंग, यह हल्के पीले रंग का होता है। उसके नीचे एक पतली परत जो है वह डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की है तथा प्लेटलेट्स हैं उसके साथ। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो भी हमारी 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, और नीचे 45% तक जो पार्ट है, जो रेड ब्लड सेल्स का पोर्शन रहता है, वह पूरे ब्लड वॉल्यूम का 45% के करीब होता है। तो इस प्रकार से हमारे रक्त के तीन मुख्य संगठक हो गए, प्लाज्मा, दो हम कह सकते हैं, प्लाज्मा तथा कोशिकाएं। कोशिकाओं को फिर हम जो है दो भागों में बांट देते हैं, एक आरबीसी है, दूसरे डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी के साथ प्लेटलेट्स भी हमें मध्य क्षेत्र में दिखाई देगी। तो हेमाटोक्रिट या जिसे हम पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी रक्त कोशिकाओं की जो प्रतिशत मात्रा है आयतन के उसमें, तो उसे हेमाटोक्रिट कहा जाता है। और जैसा अभी अपन ने कहा, रक्त के अंदर 55% तो प्लाज्मा है, तो हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू है वह लगभग 45% होती है। और पुरुषों में यह 40 से 50%, फीमेल्स के अंदर जो है 37 to 48%। जो नवजात शिशु हैं उनमें आरबीसी की मात्रा अधिक होने के कारण, आरबीसी की संख्या अधिक होने के कारण उनकी हेमाटोक्रिट वैल्यू जो है वो 55% तक रहती है। अब जैसा हमने शुरू में कहा, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी जो आधात्री या मैट्रिक्स है वो तरल प्रकार की है, जिसके अंदर फ्लूइड तथा कोशिकाएं फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और इसके मैट्रिक्स के अंदर हमें फाइबर्स नहीं मिलेंगे। तो फाइबर फ्री मैट्रिक्स वाला यह संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू है। और इसको फिर हमने बांटा है ब्लड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कोशिकीय भाग और 55% प्लाज्मा। 45% जो पार्ट है उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स तथा वाइट ब्लड सेल्स। फिर वाइट ब्लड सेल्स को हम दो समूहों में बांटते हैं, ग्रैन्युलर तथा ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर के अंदर तीन भाग होंगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल तथा बेसोफिल। ए ग्रैन्युलर के अंदर मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। और प्लाज्मा में विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। इन सभी को हमें विस्तार से पढ़ना है। तो जैसा अभी अपन बार बार कह रहे हैं, हमारे रक्त के जो विभिन्न भाग हैं, और यह रक्त प्लाज्मा जो पीले रंग का होता है, इसमें से हमने कोशिकाएं हटा दी हैं। तो आप प्लाज्मा को जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, किसी पेशेंट को यह चढ़ाया जा रहा है
जो कई, जैसे आपने डेंगू में सुना होगा या आजकल कोविड के पेशेंट्स को भी जो है ब्लड प्लाज्मा दिया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। रक्त का तरल भाग जो है वह प्लाज्मा है। हल्के पीले रंग का होगा, जैसे आप परख नली में भी देख रहे हैं। स्ट्रॉ येलो कलर्ड गाढ़ा द्रव है और यह रक्त का 55% भाग बनाता है। कुल प्लाज्मा में 90% तक जल उपस्थित होता है और 10% अन्य यौगिक पाए जाते हैं जो इसमें या तो घुलनशील होंगे या निलंबित रहते हैं, कोलॉइडल प्रकार के होंगे। देर आर मोर देन 60 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड प्लाज्मा, जो इसका 7 से 8% भाग बनाते हैं। तो जैसा हमने कहा, 55% में से 90% तो पानी है और 10% जो है अन्य यौगिक हैं, और इस 10% का 7 से 8% भाग जो है वह प्रोटीन्स है। इनमें से अधिकतर प्रोटीन्स लिवर में बनाए जाते हैं, यकृत में बनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुखतया 3 प्रोटीन हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों 0.3% के करीब होते हैं तथा रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, सीरम एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूलिन। तो सीरम ग्लोब्यूलिन लगभग 2.5% के करीब होता है। यह 3 प्रकार के रक्त में पाए जाते हैं। मानव रक्त की बात करें तो अल्फा ग्लोब्यूलिन्स, बीटा ग्लोब्यूलिन्स तथा गामा ग्लोब्यूलिन्स, और यह विभिन्न प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं में, यानी कि इम्यून रिएक्शंस के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसा आपने सुना होगा कि जो बीटा ग्लोब्यूलिन्स हैं और विशेष रूप से गामा ग्लोब्यूलिन्स, ये एंटीबॉडीज़ बनाने का कार्य करते हैं। फिर सीरम एल्बुमिन जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रोटीन है, यह रक्त का सबसे छोटा प्रोटीन होता है और रक्त का कोलॉइडली परासरणी दाब, यानी ब्लड्स कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। यह ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। अब हम आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला आपने प्रोटीन पढ़ा। प्रोटीन के बाद दूसरा जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा लगभग 0.1% रहती है, और जैसा आप जानते हैं रक्त में ग्लूकोज यदि हम देखें तो लगभग सामान्यतया 80 से 120 mg प्रति 100 ml रक्त ग्लूकोज की मात्रा होती है। यदि यह कम हो तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाएगा। यदि यह मात्रा बढ़ जाए तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और मात्रा जो है बढ़ती कब है? विशेष रूप से एक रोग का नाम आपने सुना होगा, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ रोग जो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, उसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या बढ़ी हुई बनी रहती है, जिससे अन्य हानिकारक प्रभाव भी देखे जाते हैं। दूसरा कार्बनिक घटक जो है एमिनो एसिड्स हैं, 0.04%। लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर महत्वपूर्ण होता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल सामान्यतया 150 से 250 mg के मध्य रहता है प्रति 100 ml रक्त में। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो उस स्थिति को हम हाइपर कोलेस्ट्रेमिया कहते हैं, और हाइपोकोलेस्ट्रेमिया के कारण व्यक्ति को रक्त दाब संबंधी प्रॉब्लम्स या हृदय से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। साथ ही साथ इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल भी थोड़ी मात्रा में होंगे। हार्मोन्स, एंजाइम आदि भी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत थोड़े मात्रा में 0.9% के करीब विभिन्न आयंस भी मिलते हैं, जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयंस महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देखें सोडियम और क्लोराइड आयंस, यह रक्त में सबसे ज़्यादा मिलने वाले, जो प्लाज्मा के अंदर मिलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। और रक्त का महत्वपूर्ण बफर कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 तथा बाइकार्बोनेट आयन HCO3- होते हैं। तो यह pH के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। दूसरा पार्ट जो रक्त के अंदर है, पहला हमने पढ़ा प्लाज्मा, सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं? ब्लड के सेल्स। तो जो रक्त की कोशिकाएं हैं उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह रहे हैं। जैसा शुरू में अपन ने कहा कि अस्थियों के अंदर जो बोन मैरो होती है वहाँ पर ब्लड स्टेम सेल होते हैं। वह स्टेम सेल अविभेदित होते हैं
और फिर उनके विभाजन से विभेदित कोशिकाएं बनती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स बनती हैं, जैसे माइलॉइड स्टेम सेल बनी और लिम्फॉइड स्टेम सेल बनी। माइलॉइड स्टेम सेल से आगे चलकर आरबीसी, प्लेटलेट्स, माइलोब्लास्ट और लिम्फॉइड स्टेम सेल से इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी के विभिन्न भाग बनते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स। तो यह हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। रक्त के अंदर भी यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। यह 99% जो सेल टाइप है ब्लड का, वह आरबीसी ही होती है। इसका अनुपात हम 1:600 के करीब लेते हैं, यानी एक डब्ल्यूबीसी पर 600 आरबीसी उपस्थित होगी। और मुख्य कार्य क्या है इराइथ्रोसाइट का या आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पसेल्स का? यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसके अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। तो आरबीसी की जो संरचना है उसमें मुख्य रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। परिपक्व मैमल के आरबीसी के अंदर से केंद्रक समाप्त हो जाता है। जब यह बन रहा होता है तब तो इसमें केंद्रक रहता है, लेकिन बाद में ख़त्म हो जाता है। तो यह आरबीसी गोलाकार और बाइकॉनकेव, उभय अवतल डिस्क समान होती है, जिसका सामान्य जो आमाप है डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर है और 2 माइक्रोमीटर इसका व्यास रहता है। ये इस प्रकार से। तो जब परिपक्व होने के बाद मैमल के आरबीसी में से केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम्स आदि सब समाप्त हो जाते हैं और इसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन ही भरा हुआ रहता है। अगर हम आरबीसी की संख्या को देखें तो एक एडल्ट मेल में यह लगभग 52 lakhs पर mm³ यानी 5.2 मिलियन पर mm³ के करीब होती है। और फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर इसकी संख्या जो है 47 lakhs पर mm³ पाई जाती है। यदि किसी कारण से सामान्य की तुलना में आरबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है पॉलीसाइथेमिया, और यदि सामान्य से कम बनी रहे तो फिर उसे हम कहेंगे एनीमिया। ठीक है, तो यह दो बीमारियों की स्थितियां हैं। अधिकतर महिलाओं के अंदर एनीमिया की स्थिति देखी जाती है, जिसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन और जो आयरन, इनकी कमी जो है वो मुख्य रूप से होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन तथा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बहुतायत में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जैसे आप संरचना देख रहे हैं आरबीसी में भरा हुआ है। यह एक कलर्ड कॉन्जुगेटेड का अर्थ हुआ इसमें प्रोटीन तथा अप्रोटीन भाग होते हैं। हीम जो है वह नॉन प्रोटीन पार्ट है और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट है। मेटालोप्रोटीन इसे हम कह रहे हैं क्योंकि इसके मध्य में धातु आयरन उपस्थित होता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 हीम, जो आप नीले रंग की डिस्क के समान देख रहे हैं, पाया जाएगा, जो प्रत्येक हीमोग्लोबिन का केवल 6% भाग बनाता है। और 4 बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो ग्लोबिन प्रोटीन का भाग है। तो इस प्रकार से प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम तथा 1 ग्लोबिन प्रोटीन होता है। जो हीम है वह ऑक्सीजन के साथ व्युत्क्रमणीय रूप से, रिवर्सिबली जुड़ता है। दरअसल ये देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, CO2 तथा CO यानी ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों जुड़ सकते हैं। जो भी अधिक मात्रा में होगा वो जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्सिबली जुड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, तो अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन हट जाएगा, CO2 जुड़ जाएगा। CO2 जुड़ा हुआ है यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, और यदि उस स्थिति में ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए तो CO2 हटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि यदि
CO कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ जुड़ जाता है तो फिर वह पृथक नहीं हो पाता, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड जॉइंस विथ हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली। इसके कारण जो है अगर उसकी अधिकता हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और एक सामान्य वयस्क के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर का अर्थ 100 ml ब्लड ही होता है, या पर mm³ ऑफ ब्लड भी हम इसे कहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टेम सेल से जो विभिन्न कोशिकाएं बन रही हैं, RBC जो बन रहा है उसकी विभिन्न प्रावस्थाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, इराइथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स और अंततः RBC पाया जाएगा। जब तक यह इराइथ्रोब्लास्ट है तब तक इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, और लगभग 26 दिन का समय जो है इसको स्टेम सेल से परिपक्व RBC बनने में लग जाता है। और नॉर्मली RBC का जो लाइफ स्पैन है वह 120 दिन का होता है। इसके बाद यह स्प्लीन के अंदर पहुंचता है, कुछ स्थितियों में यह लिवर में भी आ सकता है, वहाँ पर इसका विघटन होगा। इसका विघटन क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं है, तो यह अपने आप को अधिक समय तक जीवित नहीं रख पाता। तो जो 120 दिन के बाद जब यह स्प्लीन या लिवर में पहुंचता है तो वहाँ के मैक्रोफेज, जिनको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं, वो इसे विघटित करते हैं। इसीलिए लिवर, विशेष रूप से स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान, या स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसी का बूचड़ खाना भी कहते हैं। स्प्लीन जो आप देख रहे हैं, अमाशय के ऊपर एक छोटी लंबवत संरचना होती है, जैसे हिंदी में अपन तिल्ली या प्लीहा भी कहते हैं। तो यहाँ इसका विघटन होगा स्प्लीन के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया? स्लॉटर हाउस या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और यहाँ लिवर के अंदर कुप्फर कोशिकाएं इसको विघटित करती हैं। तो किसी कारणवश यदि स्प्लीन डैमेज हो जाए या अधिक उसमें कार्य हो रहा हो तो फिर यह विघटन की प्रक्रिया लिवर में कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा भी संपन्न की जाती है। ग्लोबिन को पचा लिया जाता है, जिससे कि अमीनो अम्ल बनते हैं, जिनको वापस से लिवर या स्प्लीन के अंदर या रक्त में भेज दिया जाता है। हीम भी जो है टूट जाता है, और इससे आयरन जो प्राप्त होगा उसे वापस से रीयूज़ करते हैं। और ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा जो बचा हुआ पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन। यह बाइल जूस के साथ बाहर निकाले जाते हैं, तो इनको बाइल पिगमेंट भी कहा जाता है। जो हीमोग्लोबिन का आयरन है उसे स्टोर कर लिया जाता है लिवर के अंदर फेरेटिन के फॉर्म में। फेरेटिन जो है वह प्रोटीन तथा आयरन युक्त यौगिक है। इसको अन्य भागों में भी भेजा जा सकता है। भेजने के लिए हमारे पास ट्रांसफेरिन नाम का प्रोटीन होता है। अब हम सेकंड जो ब्लड टाइप है उसका अध्ययन करें, तो सेकंड हमारी ब्लड टाइप थी ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ तो आरबीसी है, और आरबीसी के बीच में आपको विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहे हैं। तो यह केंद्रक युक्त लेकिन कलरलेस सेल्स हैं। इनकी संख्या लगभग 7000 पर mm³ होती है, जबकि आरबीसी जो आपने पढ़े उनकी संख्या जो है वह 5 से 5.5 मिलियन, यानी वह लगभग लाखों में उपस्थित थी। यह केवल 7 से 10,000 प्रति mm³ होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो 600:1 होता है, यानी प्रत्येक आरबीसी की तुलना में वहाँ पर 600, प्रत्येक एक डब्ल्यूबीसी के साथ 600 आरबीसी उपस्थित होंगे। डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी आरबीसी के साथ ही बोन मैरो में भी होता है, और कुछ जगहों पर यह लिम्फोसाइट्स के अंदर जो हम लसिका ग्रंथियाँ हैं वहाँ पर भी इसे बनाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन
कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। कुछ डब्ल्यूबीसी तो जीवन पर्यंत बनी रहती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी होती हैं। डब्ल्यूबीसी को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, ए ग्रैन्युलर तथा ग्रैन्युलर। ए ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव में कण उपस्थित होते हैं। ए ग्रैन्युलर में कण अनुपस्थित होंगे और ग्रैन्युलर के अंदर कोशिका द्रव में कण उपस्थित रहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो हमारे पास जो ग्रैन्युलर है वो तीन प्रकार की हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तथा ईओसिनोफिल। ए ग्रैन्युलर दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। और इनके केंद्रक में भी आप अंतर नोट कर सकते हैं, जिनको विस्तार से अपन पढ़। तो ए ग्रैन्युलर के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स उपस्थित हैं। इनको पीएमएनएल कहते हैं। पीएमएनएल स्टैंड्स फॉर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और जो ए ग्रैन्युलर है उनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे और इनका केंद्रक लगभग सामान्य आकार का होता है। तो सबसे पहला अपन देखें, ग्रैन्युलर के अंदर न्यूट्रोफिल्स। यह सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी, यानी टोटल डब्ल्यूबीसी का 62%। इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स हैं वह हम एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल अभिरंजक स्टेन्स से उनको कलर कर सकते हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रोफिल कहा गया है। केंद्रक इसका न्यूक्लियस आप देख रहे हैं 2 to 7 लोब्ड हैं। और यह न्यूट्रोफिल सर्वाधिक तो हैं ही सही, लेकिन साथ ही साथ यह सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी भी हैं। इनका मुख्य रूप से कार्य होता है फैगोसाइटोसिस। ये भक्षाणविक क्रिया करते हैं और रक्त में आने वाले बाहरी पदार्थों, जीवाणु या कोई भी रोगाणु को यह फैगोसाइटोसिस से नष्ट करते हैं। यह छोटे होने के कारण रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो छिद्र होते हैं उनमें से बाहर निकल सकते हैं अमीबीय गति के द्वारा। और उनकी यह अमीबीय गति डायपिडेसिस कहलाती है। जैसा आप देख रहे हैं कि एक डब्ल्यूबीसी जो है न्यूट्रोफिल, ये क्रमशः ये बाहर आ गया और रक्त केशिका से बाहर के संयोजी ऊतक में पहुंच गया। तो यह प्रक्रिया इसकी क्या कहलाएगी? डायपिडेसिस या ल्यूकोसाइटोटैक्सिस इसको हम कहेंगे। ये देखिए, और जैसा आप देख रहे हैं ये बाहर आकर भी अगर जो संयोजी ऊतक है आसपास, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया उपस्थित है या कोई हानिकारक रोगाणु है, तो यह अपने सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाकर उनको ख़त्म कर देता है, उनकी फैगोसाइटोसिस करता है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स, जो फीमेल के न्यूट्रोफिल्स हैं उसमें एक विशिष्ट लक्षण और मिलता है। चूँकि फीमेल्स के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स हेट्रोक्रोमैटिक हो जाता है, तो वो कुछ गहरे रंग का दिखाई देने लगता है, जिसको हम बार बॉडी कहते हैं। मेल्स में बार बॉडी नहीं होगी। अगर एक नॉर्मल मेल है जिसमें एक्स वाई है, तो यदि एक एक्स से ज़्यादा एक्स होते हैं तो वह एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है और उसे जो है गहरा अभिरंजित होगा, हेट्रोक्रोमैटिक होगा। और इसलिए यहाँ बार बॉडी या इसी को ड्रमस्टिक क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये फीमेल के न्यूट्रोफिल्स में देखा जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ईओसिनोफिल्स, जो कुल डब्ल्यूबीसी का 2.5% होते हैं। इनका न्यूक्लियस 2 लोब्स का, 2 पिंड का बना है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। और इसमें दानों का जो आकार कोशिका द्रव में है वो काफ़ी बड़े हैं। लाल गुलाबी रंग के यह कण जो है अम्लीय अभिरंजक, एसिडिक स्टेन, विशेष रूप से ईओसिन से अभिरंजित होते हैं, इसलिए इनको एसिडोफिल या ईओसिनोफिल भी कहा जाता है। इनका विशेष रूप से कार्य देखा गया है कि यह एलर्जिक प्रक्रियाओं में और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, यानी जो दाह जिसे हम कहते हैं, उन प्रतिक्रियाओं में यह बढ़ जाते हैं। यदि शरीर के अंदर कोई परजीवी उपस्थित है, विशेष रूप से आहार नाल के अंदर, जैसे एस्केरिस है या टेपवॉर्म है, तो भी ईओसिनोफिल का जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इनके कई कार्य हैं। यह हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं और बेसोफिल के कार्यों में जो है सहायक होंगे। तीसरा जो है वह बेसोफिल। यह सबसे कम पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी हैं, जिनकी संख्या कई बार केवल 0.1 से 0.5% तक होती है। न्यूक्लियस जो है इनका 3 लोब्ड है।
इसके अंदर भी गहरे रंग के कण होंगे जिनको क्षारीय, एल्कलाइन या बेसिक स्टेन से अभिरंजित किया जा सकता है, इसलिए इसको बेसोफिल कहा गया है। और इसके अंदर जो है कुछ रसायन सुरक्षित रखे जाते हैं, जैसे हिस्टामिन। हिस्टामिन एक वैसोडायलेटर है, यानी जब हिस्टामिन निकलेगा तो रक्त केशिकाओं का व्यास, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, वैसोडायलेशन। एक अन्य पदार्थ इनके अंदर बनता है और संरक्षित रहता है, वह है हेपारिन। तो हेपारिन भी यदि रक्त स्कंदन हो रहा है तो वहाँ पर यह उसको स्कंदन को रोकने का कार्य करेगा, यानी हमारे शरीर के अंदर जो हेपारिन है वह एंटीकोआगुलेंट का कार्य करता है। तो ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स जो हमारा अगला डब्ल्यूबीसी का भाग है, उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। इनका केंद्रक सरल प्रकार का होता है, या तो गोल होगा या वृक्काकार पाया जाएगा। और ए ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलर जो ल्यूकोसाइट या मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स में मोनोसाइट 5% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर तक ये पाए जाते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है बीन या किडनी शेप होगा। इसके अंदर कोशिका द्रव में कोई कण उपस्थित नहीं है। ये भी अमीबीय गति से यहाँ से वहाँ स्थानांतरित हो सकते हैं, जैसा आप नीचे चित्र में भी देख रहे हैं। और यह न्यूट्रोफिल के समान ही फैगोसाइटोसिस करते हैं, मृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया आदि को भी यह फैगोसाइटोसिस से नष्ट करेंगे। लिम्फोसाइट्स जो सेकेंड नंबर पर डब्ल्यूबीसी है संख्या के आधार पर, 30% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी है। इनका केंद्र काफ़ी बड़ा होता है, गोल होता है, और कोशिका द्रव्य बिल्कुल एक पतले किनारे के समान परिधि पर व्यवस्थित है। और इनका निर्माण जो है वो बोन मैरो के साथ साथ लिम्फ ग्लैंड्स यानी थाइमस वहाँ पर भी होगा। ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, यानी भक्षाणविक क्रिया नहीं करते, न ही ये गतिशील होते हैं, सूडोपोडिया नहीं बनेगा। इनकी आयु जो है वो 2 से 100 दिन तक रहती है। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। तो जो लार्ज लिम्फोसाइट्स हैं वो अपेक्षाकृत कम है। स्मॉल लिम्फोसाइट्स फिर से दो भागों में बांटे जाते हैं, बी सेल तथा टी सेल, और दोनों ही इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर बहुत ही पतला कोशिका द्रव होगा, आकार में 6 से 8 माइक्रोमीटर होते हैं, और यह जो है टी सेल और बी सेल का निर्माण या विभेदित उसमें होते हैं। लार्ज लिम्फोसाइट 10 से 20 माइक्रोमीटर के होंगे, और इसके अंदर कोशिका द्रव की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा पाई जाती है। अंतिम प्रकार जो है कोशिकाओं का जो हमारे ब्लड में मिलेगा वह है थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स। छोटे आकार की हैं, 2 से 4 माइक्रोमीटर की, अनियमित आकार रहता है। परिपक्व होने पर इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, और बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट के मुकुलन से यह निर्मित होती है। इनका जो जीवन काल है वह लगभग 5 से 7 दिन के करीब रहता है। इनकी सामान्य मात्रा लगभग 3 लाख प्रति mm³ ब्लड में पाई जाती है, और मुख्यतया यह रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने रक्त के घटक थे उनका अध्ययन किया, और जैसा आप जानते हैं मुख्य रूप से इनका कार्य क्या हुआ, रक्त का ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, विभिन्न अवशोषित भोज्य पदार्थ को आंत्र तथा आहार नाल के अन्य भागों से पूरे शरीर में वितरित करना, शरीर के तापक्रम को समुचित और समान बनाए रखना, हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड में बने हैं उनको उनके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाना, विभिन्न जो रोगाणु शरीर में आ जाते हैं उनके विरुद्ध कार्य करके हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम को सक्रिय करना, तथा घाव भरने की प्रक्रिया, विशेष रूप से जो ब्लड क्लॉटिंग है वो देखी जाती है।
फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, और इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से लिवर तथा किडनी तक लाना, और शरीर के अंदर जल संतुलन को बनाए रखना। तो ये जो है हमारे रक्त के बारे में आपने जो आज पढ़ा, हमने रक्त का इंट्रोडक्शन लिया। अगले लेक्चर के अंदर हम रक्त स्कंदन की प्रक्रिया, रक्त समूह और जो उससे संबंधित विकृतियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।